अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रमज़ान नवीद एंड आई एम अ सीए फाइनलिस्ट। मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। दिस वीडियो इज़ अबाउट ऑल अबाउट आर्टिकल्स इन बैंकिंग सेक्टर। तो काफ़ी लोग पूछते हैं बैंकिंग के बारे में बता दें, ये कर दें, वो कर दें। इंस्टाग्राम पे इतने ज़्यादा वो जो है वो मैसेजेस आते हैं। तो मैं सोचा इस पे एक वीडियो बना दीजिए, कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो जिसमें हर एस्पेक्ट जो है वो बैंकिंग के आर्टिकल्स का कवर किया जाए और उसके बाद जो जेनेरिक क्वेश्चंस होते हैं वो भी कवर किए जाए। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कितने बैंक रजिस्टर्ड हो चुके हैं, उनकी इंडक्शन फ्रीक्वेंसी क्या है, वो कितनी बार इंडक्शन करते हैं, उनका रोटेशन पॉलिसी क्या है, और उन स्टाइपेंड कितना आता है, स्टाइपेंड कितना है, कोई अदर पर्क्स वगैरह वो बैंक्स दे रहे हैं तो वो क्या है। उसके बाद जो बैंकिंग में लर्निंग कब है वो किस तरह से जो है वो फंक्शन करती है। रेगुलेटरी इन्वायरमेंट बैंकिंग का बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसमें सीए ट्रेनीज का क्या रोल होता है बैंकिंग में, उसको डिस्कस करेंगे। फिर कितनी तरह के जो है वो डिपार्टमेंट्स बैंकिंग में होते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। और किस डिपार्टमेंट्स में हमसे रिलेटेड सीए से रिलेटेड काम होता है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ जेनेरिक से क्वेश्चन है, जिस तरह के क्या बैंकिंग से आर्टिकल करना वर्थ इट है बजाय इसके कि फर्म से किया जाए। उसके अलावा इंडस्ट्री का कंपैरिजन, अगर बैंकिंग इंडस्ट्री का अदर इंडस्ट्रीज के साथ कंपैरिजन करते हैं तो बैंकिंग कहाँ फॉल कर रही है, इस पे डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा फर्म जो बैंकिंग सेक्टर से अगर आपने आर्टिकल किए हैं तो उसके बाद क्या आप फर्म में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। क्या बैंकिंग से आर्टिकल करने के बाद आप फॉरेन मूव कर सकते हैं इजीली, इस पे डिस्कशन करेंगे, इंटरनेशनल मोबिलिटी पे। उसके बाद किसी और इंडस्ट्री में हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बैंकिंग से आर्टिकल करने के बाद, इस पे भी डिस्कशन करेंगे। और थोड़ा सा इसमें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत से लोग पूछते हैं, उसको भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा कवर किया जाए। और फिर लास्ट पे क्या, ये बहुत पूछा जाने वाला सवाल है कि क्या हम बैंकिंग से आर्टिकल करने के बाद इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हैं, या हमने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है तो क्या हम बैंक के आर्टिकल कर लें या नहीं कर लें। इस सवाल को भी हम कोशिश करेंगे कि इसी वीडियो में एड्रेस कर लें। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कोई भी ऑफिशियल सोर्स नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन के लिए। आप ऑफिशियल न्यूज के लिए या जो ऑथेंटिक न्यूज के लिए, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के लिए आप रेलेवेंट जो है वो इंडस्ट्री या रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करें। ये कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है इन्फॉर्मेशन का। ये मैं एक स्टूडेंट की हैसियत से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे। और जो कुछ लोग जो कुछ कनेक्शंस इन ऑर्गेनाइजेशंस में बैठे हुए हैं उनसे डिस्कशन करके उसको मैंने एक समराइज फॉर्म में जो है वो डेटा बैंक इकट्ठा किया है। इसका ताल्लुक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई ऑफिशियल पॉलिसी या ऑफिशियल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के साथ नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कितने जो बैंक्स हैं पाकिस्तान के वो अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो इनमें मिजान बैंक रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है, एबीएल बैंक रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है, यूनाइटेड बैंक जो है यूबीएल वो रजिस्टर्ड है, एचबीएल रजिस्टर्ड है, बैंक इस्लामिक रजिस्टर्ड है, अस्करी बैंक है, मोबिलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक भी इसमें रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है, और जेएस बैंक भी है, यू बैंक भी है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी रजिस्टर्ड है, और खैबर बैंक भी इसमें रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है। तो ये तकरीबन 10 या 11 बैंक्स बनते हैं जो कि अभी तक आईकैप ने रजिस्टर्ड कर लिए हैं। अब ये सारे इंडक्शन नहीं कर रहे, इनमें से कुछ बैंक हैं जो इंडक्शन करते हैं, कुछ नहीं करते, कुछ ज्यादा करते हैं, कुछ कम करते हैं, उन पे आगे डिस्कशन करते हैं। ठीक है। तो इनकी इंडक्शन फ्रीक्वेंसी क्या है, मोस्टली इंडस्ट्री में इंडक्शन जो है वो एनुअली होती है। तो मोस्टली इनमें से भी जितने बैंक हैं वो एनुअल इंडक्शन करते हैं या नीड बेसिस पे करते हैं। कभी एनुअली नहीं भी करेंगे, मतलब 2 साल बाद हो सकता है कर ले, जब उनको नीड हो उस वक्त कर ले। तो अगर आप के अब जो है वो कैब क्वालिफाई हो चुका है, कैब पास हो चुका है, तो आपको ग्रुप्स में एक्टिव रहना है और देखना है लिंक्डइन वगैरह इधर उधर कि किसी बैंक ने अगर कोई पोस्ट वगैरह डाला है या कोई भी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन शेयर किया है इंडक्शन के हवाले से, उसमें आपने एक्टिवली इंगेज रहना है डिफरेंट तरह के ग्रुप्स में, इंडक्शन ग्रुप्स में। वहां से आपको इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि ये बैंक इस बार इंडक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। कोई फर्म पॉलिसी नहीं है कि बैंक ने कोई ऑब्लिगेशन नहीं है बैंक पे कि उसने रजिस्टर करना है, कोई मतलब इंडक्शन ओपन करनी है या नहीं करनी। तो आपको इसके लिए एक्टिवली इंगेज होकर चीजें देखनी है। मोस्टली एनुअल करते हैं और अगस्त सितंबर अक्टूबर इन मंथ्स में मोस्टली जो है वो इंडक्शन हो रही होती है ईयर एंड से पहले पहले, ये अभी तक मैंने ऑब्जर्व किया है। उसके अलावा अगर रोटेशन पॉलिसी देखी जाए तो बैंक वो अच्छा है जिसकी रोटेशन पॉलिसी अच्छी है मेरे नजदीक। जितने भी बैंक्स हैं उन सब में काम एक जैसा ही होता है। ठीक है। आप बैठे हैं चाहे किसी माइक्रो फाइनेंस बैंक में बैठे हैं, वहां पे स्कोप ऑफ ट्रांजैक्शन या स्कोप ऑफ वर्क उस तरह से नहीं होगा, लेकिन जो उनका नेचर ऑफ वर्क होगा ना वो सेम होगा। तो चाहे आप किसी छोटे बैंक में बैठे हैं चाहे किसी बड़े बैंक में बैठे हैं, तो वहां पे जो है वो नेचर ऑफ वर्क सेम है। तो वेरी चीजें कहाँ पे कर रही हैं कि आप किस जो है वो बैंक में जाना चाहिए, वेरी चीजें वहां करेंगे कि उनकी जो है सीए ट्रेनिंग को लेकर रोटेशन पॉलिसी कैसी है। ठीक है। अगर तो वो सीए ट्रेनिंग को अच्छी तरह से एंटरटेन करते हैं, मतलब एक सर्टन टाइम पीरियड के बाद उसकी रोटेशन कर देते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, तो जो है वो ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। जिसकी रोटेशन पॉलिसी अच्छी है आपको वहां जाना चाहिए। मिजान बैंक की अगर बात की जाए, इंडिविजुअली अब बैंक की बात करते हैं, मिजान बैंक की बात की जाए तो मिजान बैंक ने अभी तक सिर्फ एक ट्रेनी हायर किया है एज पर माई नॉलेज।
तो उनकी कोई एज सच रोटेशन पॉलिसी सीए जो है ट्रेनीज के लिए वो कोई डिफाइंड नहीं है अभी तक। एसीसी ट्रेनीज वो हायर करते हैं, उनके लिए हो सकता है डिफाइंड, लेकिन सीए ट्रेनीज के लिए अभी कोई इतनी अच्छी पॉलिसी वहाँ मौजूद नहीं है। एलाइड बैंक की बात की जाए तो एलाइड बैंक काफ़ी पहले से रजिस्टर्ड है और इनकी बहुत अच्छी पॉलिसी है सीए ट्रेनीज की रोटेशन से लेकर, और कुछ चीज़ें हैं जिन पे ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते सीए ट्रेनीज के लिए। उनमें सबसे जो बेहतर है वो है रोटेशन पॉलिसी, रोटेशन आपकी लाजमी कर देते हैं टाइम पे, ठीक है। यूनाइटेड बैंक ने मैंने नहीं सुना अभी तक कोई ट्रेनिंग इंडक्ट किया, और मुझे नहीं लगता अभी तक इन्होंने इंडक्शन जो है वो अपनी ओपन की है कभी। एचबीएल में कुछ ट्रेनीज हैं सीए ट्रेनीज, आप लिंक्डइन पे भी देखेंगे आपको मिल जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियली इन्होंने अनाउंस नहीं किया कभी अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम। बैंक इस्लामिक की बात की जाए तो बैंक इस्लामिक इंडक्शन करता है और करता आ रहा है, इनकी रोटेशन पॉलिसी भी बहुत अच्छी है, ये भी सी ट्रेनिंग्स को टाइमली जो है वो रोटेट करते हैं। इसके अलावा अगर अस्करी बैंक की बात की जाए, अस्करी बैंक अभी न्यू आया है, इनकी रोटेशन पॉलिसी अभी ज़रा इनिशियल स्टेजेस पे है, आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है इसमें बेहतरी है। तो अगर किसी को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर इसको जो अस्करी बैंक को भी अवेल करना चाहिए। और जहाँ तक बात है मोबिलिंग फाइनेंस बैंक की, इन्होंने भी अभी तक मेरा नहीं ख्याल कोई, मेरे बेस पर माई नॉलेज कोई इंडक्शन जो अभी तक सी ट्रेनिंग्स की नहीं की। जेएस बैंक की पॉलिसी इन रोटेशन पॉलिसी सब बैंक्स में मैं मानता हूँ कि ये बहुत अच्छी है, सारे बैंकिंग में से। इनमें इसकी रोटेशन पॉलिसी का प्रोसीजर ये होता है कि जेएस जो एक ग्रुप है ना, इसमें बैंकिंग भी है और अदर कंपनीज भी हैं, तो ये सीए ट्रेनिंग्स को बैंकिंग का एक्सपोजर भी देते हैं और अपनी सब्सिडरीज का भी एक्सपोजर देते हैं, तो विद इन ग्रुप रोटेशन करते हैं। मतलब अगर आप जेएस बैंक में हैं, बैंक के अंदर तो आप काम कर रहे हैं और बैंक के अंदर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनमें तो आपकी रोटेशन हो रही है, लेकिन आप इनकी सब्सिडरीज में भी जाके जो है वो आपको रोटेशन मिलेगी और वहां पे भी जाके काम करने का सीखने का मौका मिलेगा। तो ये बहुत डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस जेएस बैंक आपको देगा अगर आप जेएस बैंक में जाएंगे तो मुझे लगता है इनकी पॉलिसी बहुत बेहतर है और इनका एक्सपोजर भी जो सी ट्रेनिंग्स को मिलेगा वो बहुत अच्छा होगा। यू बैंक भी काफी पहले से जो है वो इंडक्शन कर रहा है सी ट्रेनिंग्स के, काफी सी ट्रेनिंग्स वहां मौजूद हैं, तो यू बैंक की रोटेशन पॉलिसी भी अच्छी है। अब बात करते हैं नेशनल बैंक की। तो नेशनल बैंक की जो रोटेशन पॉलिसी है उस पर कुछ जो है वो चीजें इंप्रूव होने वाली थी जो इस साल नेशनल बैंक ने इंप्रूव की है। नेशनल बैंक ने अब सीए ट्रेनिंग्स को ऑल ओवर द इनके जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं उन सब में रोटेट करना शुरू कर दिया है। पहले नेशनल बैंक इस चीज में थोड़ा सा फॉर्मली इंगेज नहीं था, लेकिन अब उन्होंने बिल्कुल इसको ऑफिशियली डॉक्यूमेंट कर लिया, एक पॉलिसी बना ली है जिसके मुताबिक अब हर सीए ट्रेनिंग को ये रोटेट भी करेंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, और बहुत बेहतर इनका इन्वायरमेंट जो है वो सी ट्रेनिंग्स के लिए हो गया है। तो नेशनल बैंक की खास बात यह है कि ये स्टेट बैंक की सब्सिडरी है, तो जहां पे स्टेट बैंक जो है वो एक्ट नहीं करता वहां नेशनल बैंक उस स्टेट बैंक के बेहाफ पे एक्ट कर रहा होता है। तो यहाँ पे आपको बहुत ही हैवी लेवल का एक्सपोजर नेशनल बैंक में आपको मिलने वाला है अगर आप लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से वहां जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर है, हो सकता है चीजें थोड़ी स्लो चले या सेल्फ पे आपको वहां पे लर्निंग करनी पड़े, कोई इतना इंगेज ना हो आपके साथ। इनकी वहां पे जितने भी इंप्लॉइज होते हैं ना, एक बात आपको मैं बैंकिंग की बता दूं, बैंक फर्म का एक सिस्टम होता है कि फर्म में आपको एक सिस्टमेटिक वे में लर्निंग जो है वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपके सीनियर्स होते हैं और उन सुपरवाइजर्स होता है, मैनेजर होता है, तो इस तरह से एक हायरार्की होती है और आप ट्रेनिंग लेवल पे जाते हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग वहाँ से आपको जो आपका सीनियर होता है वो चीज़ें सिखाता है। सीनियर को जो है वो सुपरवाइजर जो है उसके साथ इंगेज होता है, सुपरवाइजर के साथ एएम इंगेज होता है, एएम के साथ मैनेजर इंगेज होता है। इस तरह से एक पूरी हायरार्की बनी हुई है फर्म की जो कि एक सिस्टमेटिक वे में चलती है सी ट्रेनिंग की लर्निंग प्रोग्राम को लेकर। लेकिन इंडस्ट्री में क्या होता है, इंडस्ट्री में आप जाते हैं, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी रोटेशन हो जाती है, अब वहां का जो स्टाफ होता है ना आप उससे काम सीखते हैं, तो उस स्टाफ की कोई ऑब्लिगेशन नहीं है आपको काम सिखाना, वो चाहे सिखाए या ना सिखाए उनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। ये एक इंडस्ट्री का लूप होल है। तो वहां पे मेजोरिटी तो वो आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली वो आपको स्टाइपेंड दे रहे हैं, वो आपको बुलाते हैं, वो आपको आपसे काम लेते हैं, सिखाते हैं, लेकिन उनकी ऑब्लिगेशन नहीं है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इस चीज में लैग कर रही है, काम लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से इतना गौर नहीं किया जा रहा सी ट्रेनिंग में, तो वहां पे आपको सेल्फ पेस पे चीजें जो है वो लेके चलनी पड़ेगी। कुछ बैंक्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको क्लरिकल नेचर का काम मिल रहा होगा या ऐसा काम मिल रहा होगा जो आप समझते होंगे कि यार इसमें तो कोई टेक्निकलिटी इन्वॉल्व ही नहीं है, इसमें तो जजमेंट है ही नहीं, सब्जेक्टिव नेचर का है ही नहीं, तो बड़ा एक प्रोसीजर सॉर्ट ऑफ काम है, तो आपको हो सकता है कुछ टाइम वो भी करना पड़े। तो ये सारी चीजें वेरी करेंगी। अगर वहां पे ऑर्गेनाइजेशन आपको काम सिखाने में जरा पीछे है तो आपको सेल्फ पे वहां पे खुद लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आगे होकर चीजों को सीखना पड़ेगा, इससे आपको कोई भी नहीं रोकेगा वहां पे, हालांकि बल्कि आपको वहां पे अप्रिशिएट किया जाएगा। फिर खैबर बैंक भी सीए ट्रेनिंग्स को इंडक्ट करता है और ये भी काफी पहले से कर रहा है। इनकी इंडक्शन पॉलिसी का मुझे एज सच उतना आइडिया नहीं है, आपको किसी रेलेवेंट बंदे से इसके लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा। आप लिंक्डइन वगैरह से भी किसी भी सोर्स ऑफ, अगर आपको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इनमें स्पेसिफिकली जानना है तो आप लिंक्डइन पे जाकर रेलेवेंट बंदे का
यानी कि रेलेवेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख के वहाँ सी ट्रेनिंग्स का रेफरेंस अगर देंगे तो वो आपको दिखा देगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सी ट्रेनिंग्स बैठे हुए हैं जिन्होंने अपनी प्रोफाइल अपडेट की हुई है। तो अब वहां से जो है, जहां तक बात है स्टाइपेंड की, तो हर बैंक आपको 45 to 65,000 जो है वो स्टाइपेंड दे रहा होगा। मतलब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आपकी इंडक्शन हुई है तो 45 से लेके 65,000 तक जो है वो बैंक आपको स्टाइपेंड देगा। इसमें कुछ अदर पर्क्स भी होते हैं, जिस तरह से आपके कुछ एनुअल इंक्रीमेंट्स आते हैं, जैसे 25% इंक्रीमेंट एनुअली, 20% इंक्रीमेंट एनुअली, 30% इंक्रीमेंट एनुअली। और कुछ बैंक्स होते हैं वो पेपर की बेसिस पे स्टाइपेंड को बढ़ाते हैं, मतलब अगर आपके 3 पेपर पास हो जाए तो इतना, 4 पेपर पास हो जाए तो इतना। और यूजुअली अगर आपके सारे पेपर विद इन आर्टिकल्स पास होते हैं तो 1 लाख से लेके 1 लाख 10 या 20 हजार तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको बैंक जो है वो पैसे देगा। अगर आपके सारे पेपर विद इन आर्टिकल पास हो जाते हैं तो 1 लाख मिनिमम है, इससे ऊपर भी कुछ बैंक्स दे रहे हैं। और कुछ बैंक्स हैं, जैसे नेशनल बैंक है, ये आपकी आई कैप की फीस भी रिम्बर्स कर देगा। आई कैप की फीस भी रिम्बर्स कर देते हैं और आपके स्टडी मटेरियल के अखराजात भी जो है कुछ बैंक्स वो आपको रिम्बर्स कर देते हैं। मोस्टली नहीं करते, कुछ 1 2 3 बैंक्स हैं जो कि ये पॉलिसी उन्होंने अडॉप्ट की हुई है, वो आपकी फीस भी रिम्बर्स कर देते हैं। और कुछ बैंक्स ऐसे हैं, अगर वो आपके पेपर पास होते हैं तो आपकी फीस रिम्बर्स करेंगे, कुछ है वो ऐसे ही रिम्बर्स कर देते हैं। तो वो आपको देखना है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जाने से पहले कि वो किस तरह की टर्म्स जो है वो स्टाइपेंड के लिहाज से आपको दे रही है। अब बात करते हैं लर्निंग कर्व क्या है बैंकिंग में। तो लर्निंग कर्व से मुराद ये है कि आप कितने टाइम पीरियड बाद कितने कैपेबल हो जाएंगे, कितनी लर्निंग आपने 1 साल में कर ली होगी, 1.5 साल में कर ली होगी, या 2 साल में आप कहाँ किस स्टेज पे उसको देख रहे होंगे। तो चूंकि इंडस्ट्री में लर्निंग स्लो होती है, डिपार्टमेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बहुत ज्यादा होती है, तो हर बंदे के हिस्से में एक मुख्तसर सा काम आता है। लेकिन चूंकि हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में घूमते हैं, हम हर तरह का काम देख रहे होते हैं, यहाँ भी घुसा दो, वहां भी घुसा दो, ये काम भी कर दो, वो काम भी कर दो, तो हम वहां पे रहते हुए जो एम्प्लॉयज होते हैं उनसे ज्यादा सीखने का पोटेंशियल रखते हैं एज पर आर प्रीवियस नॉलेज। जो कैब का नॉलेज होता है, कैब पे बहुत बेस्ट किस्म का नॉलेज जो है हमें मिल जाता है। आप जब आर्टिकल स्टार्ट करेंगे, आप काम कर रहे होंगे, तो आपको अंदाजा होगा ये सारी चीजें हम पढ़ के आए हुए हैं सारी। तो आपको वहां पे जाके अंदाजा होगा कि ये सारी चीजें हमने पढ़ी हुई हैं, और अब उनको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है, उनकी एप्लीकेशन कैसे होती है, ये चीज हमें वहां बैठ के वो सीखनी है। सबसे पहले इंडक्शन के बाद आपको वहां पे समझना ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की क्या है। और पहले शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, फिर उनके नीचे जो कमेटीज होती हैं, फिर उनके नीचे जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर वहां पे जो हायरार्की लेवल है ये किस तरह से ऑपरेट करता है, चेन ऑफ कमांड क्या है, ये सारी चीजें जब आप सीखेंगे तब आप एक और में, जिसे हम रिस्क असेसमेंट पढ़ते हैं ISA 315 में, आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले आपको वहाँ की इंडस्ट्री की जो नॉलेज है वो चाहिए होती है, एनवायरनमेंट की नॉलेज चाहिए होती है, वहाँ की अंडरस्टैंडिंग लेनी होती है आपने, फिर वहाँ का लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपको देखना होता है। ये सारी चीजें आपको पहले वहां पे जाके समझनी है। एज अ ऑडिटर तो आप समझते ही हैं, अब आपने वहां पे 3.5 साल गुजारने हैं, तो आपको इन चीजों की अंडरस्टैंडिंग वहां पे होनी चाहिए, तभी आपकी लर्निंग जो है वहां की इंप्रूव हो सकेगी, कॉन्सेप्चुअली आप चीजों को देख सकते हैं। तो शुरू में चीज जो है पेस लो रहेगा, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी जो है जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, आपको सही जो काम, टेक्निकल नेचर के काम भी जो है वो साइन होना शुरू हो जाएंगे, और वहां से सही आपकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। फिर जैसे ही आपको फील होगा ना कि 6 महीने बाद अब मेरी रोटेशन होने वाली है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना आपको रियलाइज होगा कि आपने उस डिपार्टमेंट में डे 1 में आपने कैसा काम कर रहे थे, और 6 महीने बाद आप जब वो काम छोड़ रहे हैं तो आप वो किस स्टेज पे आ गए उस काम को छोड़ रहे हैं, वहां से आपको अंदाजा होगा कि आपकी लर्निंग कब क्या रही है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी इन्वायरमेंट। तो बैंकिंग में काम करने का एक फायदा ये भी है कि वहां पे बहुत स्ट्रिक्ट किस्म की रेगुलेशंस होती हैं। स्टेट बैंक खुद इन्वॉल्व होता है और कई तरह के रेगुलेटर्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि हर तरह का चेक एंड बैलेंस रख रहे होते हैं वहां पे। तो कंप्लायंस उनके साथ करना एक बड़ा चैलेंज जो होता है वो बैंकिंग के लिए होता है। तो आपको इतने स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट में, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट में काम करने का मौका मिलेगा। बैंकिंग के ऊपर रेगुलेटर्स भी आम कंपनीज की निस्बत ज्यादा होते हैं। तो इसमें जो डिफरेंट तरह के रेगुलेशंस कुछ मैंने नोट डाउन किए, ये अप्लाई हो रही होती है बैंकिंग में। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक एक्ट होता है, वो इस पे अप्लाई हो रहा होता है। बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस होती है, वो इस पे एप्लीकेबल होती है। कंपनीज एक्ट तो हर कंपनी पे ही एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक जो है कंज्यूमर फाइनेंसिंग की रेगुलेशंस, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग की रेगुलेशंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की जो है वो एक्ट होता है वो एप्लीकेबल होता है। फेरा जो फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट होता है वो एप्लीकेबल होता है। पेमेंट्स के कुछ एक्ट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक से जो है क्राइम से रिलेटेड उनके कुछ एक्ट्स हैं। SBP के कुछ गवर्नेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हैं। इसी तरह से इस्लामिक बैंकिंग की रेगुलेशंस हैं। तो ये सारी चीजें, और IFRS और ISAs तो अप्लाई होते ही होते हैं बैंकिंग पे। तो ये सारी रेगुलेशंस बैंकिंग पे अप्लाई हो रही होती है। इनमें रेगुलेटर कौन कौन होता है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बैंकिंग में रेगुलेटर होता है, प्राइमरी रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान होता है। उसके अलावा SCCP जो कि हर कंपनी के केस में रेगुलेटर है। और इसके अलावा बैंकिंग में फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट भी होता है, एक डिपॉजिट प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन भी होती है। FBR भी हर कंपनी में जो है वो कर रहा होता है।
रेगुलेट कर रहा होता है हमको। और कुछ पीएसएक्स की लिस्टिंग रेगुलेशंस भी होती हैं जो कि अब मामूली तौर पे जो भी लिस्टिंग कंपनी होती है ना उन पे वो अप्लाई हो रही होती है, तो बैंकिंग पे भी अप्लाई होंगी। अब बात करते हैं सीए ट्रेनिंग के रोल पे। सीए ट्रेनिंग का वहां पे क्या रोल है? सीए ट्रेनी जब वहां पे जाता है उसको सबसे पहले एक टाइटल असाइन किया जाता है कि यहाँ पे आप असिस्टेंट ट्रेनी है या एसोसिएट ट्रेनिंग है। हर ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट कर सकती है, लेकिन आईकैप की तरफ से है कि फर्स्ट ईयर में आपको असिस्टेंट ट्रेनी ही वहां पे जो है वो एक टाइटल असाइन होता है, असिस्टेंट ट्रेनी। तो वहां पे आप असिस्टेंट एज असिस्टेंट ट्रेनी वहां पे आप ज्वाइन करते हैं। फिर वहां पे आप किसी जो है वो मैनेजर को या असिस्टेंट मैनेजर को रिपोर्टेबल होते हैं। आपका एक एमआरएस होता है जिसे कहते हैं मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट। आपकी डायरेक्ट रिपोर्टिंग उसी को होती है। जिस तरह फॉर्म्स में पार्टनर होते हैं उसी तरह इंडस्ट्रीज में एमआरएस होते हैं। तो हमारे वहां पे हमें सबसे पहले काम दिए जाएंगे, बेसिक नेचर के काम दिए जाएंगे कि ये फाइल बना दो, ये रीड कर लो, या ये क्लरिकल नेचर का काम है वो कर दो। आहिस्ता आहिस्ता फिर हमारा वहां से फिर काम शुरू होता है। फिर हम मुख्तलिफ तरह के वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। जैसे अगर फाइनेंस में आप टैक्सेशन में है तो आप टैक्सेशन से रिलेटेड डिफरेंट मैटर्स देख रहे होंगे, डेफर्ड टैक्स देख रहे होंगे, यहाँ पर आप रिटर्न के मामला देख रहे होंगे, या और तरह की चीजें आप देख रहे होंगे वहाँ पे। या बजटिंग में है तो आप बजट्स का वहाँ पे काम देख रहे होंगे। टिकिंग वगैरह भी शुरू इनिशियली तो ऑडिट में भी करनी पड़ती है आपको, फॉर्म में वही यहाँ पे भी हो सकता है आपको करनी पड़े। तो बजट्स में आप बजटिंग में आप बजट्स वगैरह देख रहे होंगे। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में है तो आप वहाँ पे कोई आपको हो सकता है कोई एक एरिया असाइन हो जाए, जिस तरह के आपने कंटिजेंसीज पे काम करना है, या जिस तरह के आपने एडवांसेस पे काम करना है, डिपॉजिट्स पे काम करना है, तो आपको किसी के साथ असाइन कर दिया जाएगा। आप उसके साथ बैठ के वो सारे काम जो है वो उनको देख रहे होंगे कि डेटा कहाँ कहाँ से आ रहा होता है और फिर उनको किस तरह से मर्ज किया जाता है। आपको वहाँ के सिस्टम्स सीखने का मौका मिलेगा। बैंकिंग कुछ सिस्टम्स होते हैं अपने इंटरनली डेवलप्ड सिस्टम्स होते हैं। वहां से डेटा किस तरह ब्रांचेस से आता है, ब्रांचेस से किस तरह सिस्टम में कलेक्ट होता है, सिस्टम से किस तरह फिर उसको रिपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कितनी तरह के डिस्क्लोजर्स होते हैं, कितनी तरह की रेगुलर, ये सारी चीजें वहां पे आपको देखने का जो है वो मौका मिलेगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप वहां पे सीखने गए हैं क्या टाइम पास करने गए हैं। अगर आप सीखने गए हैं तो वहां से आप सीख के निकलेंगे। अगर वहां पे आप टाइम पास करने गए हैं तो फिर दुनिया का कोई शख्स आपको वहां पे काम नहीं सिखा सकता। अगर आप वहां पे टाइम पास ही करना है, सीखने के लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो डिपेंड करता है आप वहां किस माइंडसेट से गए। तो अगर आप इंटरनल ऑडिट में इसी तरह से, तो आप डिफरेंट जो बैंक के इंटरनल डिपार्टमेंट्स होते हैं उन्हीं का ऑडिट कर रहे होते हैं वहां पे जाके। तो वहां पे आपको एक फॉर्मली इंटरनल जो ऑब्वियसली एक्सटर्नल वाली तो नहीं, लेकिन इंटरनल ऑडिटर वाली वाइब आ रही होती है कि हाँ यार ऑडिट करने गया हूँ। तो ये सारी चीजें वहां पर डिपार्टमेंट्स डिफरेंट तरह के होते हैं बैंक्स में। सीए ट्रेनीज का मोस्टली टाइम गुजरता है फाइनेंस में और इंटरनल ऑडिट में। हमारे 60 to 70% आर्टिकल्स का टाइम यहाँ पे गुजरता है। इसके ऊपर आईकैप की भी एक गाइडेंस है कि इतना इतना टाइम जो है वो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस जो अगर आप है तो इतना इतना टाइम आपने गुजारना है डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स में। उसमें रिस्क मैनेजमेंट है, उसमें इंटरनल ऑडिट है, उसमें फाइनेंस है, और उसमें जिस तरह अगर बैंकिंग की बात की जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में भी कुछ टाइम आप लगाते हैं, कुछ टाइम आप कॉर्पोरेट एंड रिटेल बैंकिंग में लगाते हैं। इस तरह कुछ टाइम आप बिजनेस सर्विसेज ग्रुप में लगा रहे होते हैं। तो ये 6-7 डिपार्टमेंट्स में आपका एक्सपोजर होता है 3.5 साल का कुल मिला के। और ये वेरी कर सकता है डिफरेंट तरह के बैंक्स में। कुछ में कंप्लायंस में भी आप टाइम लगा सकते हैं। अब ये होते हैं ग्रुप्स। इन ग्रुप्स के अंदर रेलेवेंट जैसे फाइनेंस है, फाइनेंस एक ग्रुप है। फाइनेंस के अंदर बजटिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्सेशन और आईसीएफआर, इस तरह के छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स बने होंगे, उनमें भी आपकी रोटेशन होगी। इंटरनल ऑडिट में जब आप जाएंगे मैनेजमेंट ऑडिट होगा, आईएस ऑडिट होगा, और सिस्टम्स का ऑडिट हो रहा होगा, कुछ रिस्क के ऑडिट हो रहे होंगे, कुछ रिस्क रिव्यू हो रहे होंगे, तो वहां पे भी डिफरेंट तरह के डिपार्टमेंट्स होंगे। तो ये ग्रुप्स के अंदर भी डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो आपको इतनी वेस्ट डिपार्टमेंटलाइजेशन में, इतनी वेस्ट सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज में एक अच्छा एक्सपोजर, एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सकता है अगर, फिर वही बात, अगर आप वहां पे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बैठे हुए हैं तो ये थी हमारी जनरल सारी बैंकिंग से रिलेटेड डिस्कशन। यहाँ पे हम अपनी इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। इस वीडियो में हमने काफी चीजें डिस्कस की है, ओवरऑल एक बैंकिंग के स्ट्रक्चर, आर्टिकल, और सारी चीजों को जानने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 होगा, ऑल अबाउट आर्टिकल्स, ऑल अबाउट बैंकिंग आर्टिकल्स, उसके पार्ट 2 में हम कुछ क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे। ये वीडियो काफी लेंथी हो गई है तो इसको यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम ये जो हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं कि वर्थ इट है कि नहीं बैंकिंग से आर्टिकल करना, या फर्म में क्या एक्सपोजर होता है, या डिफरेंट इंडस्ट्रीज में हम जा सकते हैं या नहीं जा सकते, बाकी चीजें हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जो भी जितने भी क्वेश्चंस हैं, चूंकि इस वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो चुकी है तो बाकी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।